हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में मैंने सीटेट सेकंड पेपर के लिए एनसीईआरटी साइंस पर आधारित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हुए हैं। चौथा मॉक टेस्ट है, देखिए ये आपका। इससे पहले आपकी क्लास 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट हो चुकी हैं। साथ ही में 3 मॉक टेस्ट भी हम कर चुके हैं, जिससे आपके समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, साथ ही में कैसी आपकी तैयारी है। चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। यहाँ पर देखिए मैंने 30 क्वेश्चन रखे हुए हैं, सभी एनसीईआरटी पर आधारित हैं। इसका पीडीएफ भी मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती हैं क्योंकि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फूल और फल से मकरंद वर्ष में केवल कुछ ही समय उपलब्ध होते हैं। मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है। इनमें आलस्य की प्रवृत्ति होती है और ऐसा करने से उन्हें खाने का भंडार एकत्र होने के बाद काम नहीं करना पड़ता। उपर्युक्त सभी। तो देखिए मधुमक्खियाँ जो होती हैं फूलों से मकरंद एकत्रित करती हैं, उसी से शहद बनती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि फूल और फल में जो मकरंद होते हैं वो वर्ष के केवल कुछ ही समय में उपलब्ध होते हैं और उसी टाइम मधुमक्खियाँ उन्हें एकत्र कर लेती हैं और ये जो मकरंद होता है वर्ष भर मधुमक्खियों को काम देता है। बाकी ये जो तीनों ऑप्शन हैं कि शहद खाने की प्रवृत्ति होती है या कहें आलस्य की प्रवृत्ति, तो ये सभी यहाँ पर गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रतिजैविक के उपचार में प्रभावी है इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ए, डेंगू बुखार या हैजा। तो देखिए प्रतिजैविक वो होता है जो एंटीबायोटिक कहते हैं जिसको हम लोग, तो उसी का देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रतिजैविक के उपचार में किसके उपचार में प्रभावी होता है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। हैजा जो होता है एक प्रकार का ये संक्रामक बीमारी होती है और ये विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु द्वारा फैलती है, या इसी को कहते हैं मक्खियों द्वारा ये हैजा फैलता है। तो इसी के उपचार में जो मरीज को प्रतिजैविक दिया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है, आमतौर पर खाद्य सामग्री को रखने के लिए पेट बोतलों और जारों का प्रयोग किया जाता है। पेट खाली स्थान का सुपरिचित प्रकार है। तो देखिए अगर बात करें पैट होता क्या है, तो ये एक सुपरिचित पॉलिएस्टर होता है। मतलब क्या होता है, ये पॉलिएस्टर होता है। इसका प्रयोग खाद्य सामग्रियों को बोतलों और जारों में रखने के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। पैट होता क्या है, किसका सुपरिचित प्रकार है ये, तो पॉलिएस्टर का सुपरिचित प्रकार है। पॉलिएस्टर शब्द जो होता है आपका 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, पॉली प्लस एस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा इसके खाली स्थान पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए है पदार्थ और मोटाई, पदार्थ लंबाई और मोटाई, पदार्थ और लंबाई, लंबाई और मोटाई। तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है जब किसी धात्विक चालक में, तो चालक में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है, तो पदार्थ पर, साथ ही में उसकी लंबाई और मोटाई दोनों पर निर्भर करती है। यहाँ पर देखिए इसका एक फार्मूला होता है, प्रतिरोध बराबर P और I अपान A। I आपका धारा हो गया, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाता है और ये जो P हो जाता है ये आपका हो जाता है विशिष्ट चालक प्रतिरोध, या इसी को रो भी पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका फार्मूला होता है, तो इसमें किस पर निर्भर करेगी, तो पदार्थ पर, साथ ही पे लंबाई पर और मोटाई पर। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए खाली स्थान खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। तो अगर मांसपेशियों को सुचारू रूप से क्रिया करवाना है तो किसकी आवश्यकता होगी, देखिए आयोडीन, फ्लोरीन, लौह एवं आयोडीन, लौह एवं कैल्शियम, सोडियम एवं पोटेशियम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लौह और कैल्शियम। अगर मांसपेशियों को सुचारू रूप से चलाना है तो लौह एवं कैल्शियम खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल में उपस्थित गैसें जो पौधाघर प्रभाव का कारण हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। पौधाघर प्रभाव, तो प्रभाव पहले समझ लीजिए। पौधाघर प्रभाव जिसे आप लोग जानते होंगे ग्रीन हरित प्रभाव, या इसी को कहते हैं हरित ग्रह। जो मतलब हरित ग्रह मतलब बनाए जाते हैं वही चीज़ होता है, हरित ग्रह को ही पौधाघर प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, देखिए कौन सी गैसें वायुमंडल में उपस्थित गैसें हैं जो पौधाघर प्रभाव का कारण है। मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प।
तो देखिए पहले तो आप समझ लीजिए कि ये पौधा घर प्रभाव, इसी को हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं, इंग्लिश में इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। तो याद रखिएगा ये होता क्या है, तो उसमें होता क्या है कि जो सूर्य से वे विकिरणें पृथ्वी पर आती हैं तो उन विकिरणों का पृथ्वी बहुत सा भाग अवशोषित कर लेती है और कुछ भाग ऐसा होता है जो परावर्तित होकर पुनः अंतरिक्ष में लौट जाता है। परंतु अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसे रोक लेती है, जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी उसी हिसाब से इसको रोक लेती है और पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि होती रहती है। तो यही प्रभाव देखिए पौधा घर प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव कुछ भी कह सकते हैं, यही प्रभाव आपका हरित गृह प्रभाव कहलाता है, जिससे जो हमारी पृथ्वी है उसका तापमान बढ़ रहा है। तो यहाँ पर कौन कौन सी गैसें इसके लिए उत्तरदायी होती हैं, तो देखिए इसके लिए आपकी मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो मेन ही गैस है, इसको तो याद ही रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ यहाँ पर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे चूने के पानी के विलयन में से गुजरती है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधियापन खाली स्थान के कारण दिखाई देता है। तो देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड जब ताजे चूने के पानी के विलयन में से गुजरती है तो इसका जो विलयन होता है दूधिया क्यों हो जाता है। तो देखिए इसकी मैं पूरी रिएक्शन ही आपको समझा देती हूँ। मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसको CO2 से ही व्यक्त करते हैं, प्लस अगर बात करें चूने की तो चूना आपका होता है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर इनकी जब क्रिया होगी तो क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, मतलब CaCO3 बनेगा प्लस H2O जल मुक्त होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो दूधियापन होता है यह कैल्शियम कार्बोनेट ये जो बनता है इसी की उपस्थिति के कारण ये दूधियापन दिखाई देता है। ये अभिक्रिया आपकी ऐसी होगी, इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, विलेयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति, चूने के पानी में चूने के कारण दूध का थक्का, चूने के पानी में उपस्थित अपद्रव्यों गंदगी, अविलेयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति। तो देखिए विलेयशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण जो रंग होता है दूधिया दिखाई देने लगता है। यहाँ पर अविलेयशील नहीं होगा, विलेयशील। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, क्योंकि देखिए जो चूना होता है पानी में घुल रहा है, विलेय हो रहा है, तभी उसका कारण रंग दूधिया दिखाई दे रहा है, तो इसलिए विलेयशील होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह को राइजोबियम के साथ सही रूप से पहचाना जा सकता है। राइजोबियम थ्योरी में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था। फलीदार पादप की जड़ें परजीवी, विलयशील नाइट्रोजन यौगिक, फलीदार पादप सहजीवी, तने की ग्रंथि, जड़ों की ग्रंथियां घटपर्णी, नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जड़ों की ग्रंथियां, फलीदार पादप। तो पहले तो आप लोग राइजोबियम समझ लीजिए। तो देखिए राइजोबियम जो होते हैं कुछ जीवाणु होते हैं जो वायुमंडल से जो नाइट्रोजन आती है उसको विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, या हम कहते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो वायुमंडल से डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं लेते हैं बल्कि उसके परिवर्तित रूप को लेते हैं। तो ये राइजोबियम जो होते हैं वो वायुमंडल वाली नाइट्रोजन को परिवर्तित कर देते हैं और उसी परिवर्तित रूप को जो पौधे होते हैं वो ग्रहण करते हैं। जैसे एक बात हम कर लें कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं और जो पेड़ पौधे होते हैं नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन का ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ये जो राइजोबियम नाइट्रोजन को परिवर्तित करते हैं उसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। साथ ही में देखिए जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं। फलीदार पादप नहीं, देखिए फलीदार पादप में नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर सी होगा। जड़ों की ग्रंथियों में देखिए राइजोबियम पाए जाते हैं। घटपर्णी कीटभक्षी पौधा है, उसमें भी आपका ये राइजोबियम पाया जाता है। नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फलीदार पादप ये राइजोबियम से संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं फट जाती हैं, के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का आकार बदल जाता है। खाद्य पदार्थों से पानी निकाल देते हैं, सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्यकुंचन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। खाद्य पदार्थों में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसका कारण ये है कि नमक और चीनी जो होते हैं सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं, मतलब जो सूक्ष्मजीव होते हैं उनका विकास नहीं होने देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ हो चला जाएगा। मूल गोप इंग्लिश में कहते हैं इसी को रूट कैप, नहीं पाया जाता है जलीय पौधों जलोद्भिद में, समोद्भिद मीजोफाइट में, लवणोद्भिद हेलोफाइट में, या मरुस्थलीय पौधों मरुद्भिद में। तो देखिए जो मूल गोप इसी को रूट कैप कहते हैं, किस पे नहीं पाया जाता है। तो बात करें अगर हम किस में नहीं पाया जाता ये, तो ये देखिए जलीय पौधों में नहीं पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा।
जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हल्का पड़ जाता है और लोहे की कील पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है। यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है ये? विघटन अभिक्रिया का, द्विविस्थापन अभिक्रिया का, विस्थापन एवं रेडॉक्स अभिक्रिया का, या संयोजन अभिक्रिया का। तो देखिए यहाँ पर ये जो लोहा होता है, लोहा और कॉपर की बात की गई है, तो जो लोहा होता है ये कॉपर से अधिक सक्रिय होता है, मतलब इसकी जो क्रियाशीलता होती है अधिक होती है। इसीलिए लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने पर लोहा जो होता है कॉपर को कॉपर सल्फेट विलयन में से विस्थापित कर देता है, और जब ये कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को अलग कर देगा तो जो कॉपर होता है वो लोहे की कील में भूरी परत के रूप में उस पर जमा हो जाता है, चढ़ जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। विस्थापन तो देखिए हो ही रहा है, साथ ही में रेडॉक्स अभिक्रिया भी हो रही है। रेडॉक्स अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है क्योंकि। जब भी कहीं पर कट जाता है, अगर आप उस पर फिटकरी लगाएंगे तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जो रक्तस्राव, रक्त बह रहा होता है वो बंद हो जाता है। उसका क्या कारण होता है? फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है, फिटकरी घाव के आसपास तापमान को कम कर देती है, फिटकरी एक पूर्ति रोधी है, या फिटकरी का टुकड़ा घाव को ढक देता है। तो देखिए अगर फिटकरी की बात की जाए तो फिटकरी जो होती है वह फिटकरी रक्त को स्कंदित करके उसका थक्का बना देती है और रक्त निकलना बंद हो जाता है, रक्तस्राव बंद हो जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत यंत्रों में बैकेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक है, ऊष्मा का विद्युत का सुचालक है, विद्युत का कुचालक है, या थर्मोप्लास्टक है। तो देखिए जो बैकेलाइट होता है ये एक थर्मोप्लास्टिक तो होता ही है, लेकिन अगर बात करें कि विद्युत यंत्रों में इसका उपयोग क्यों किया जाता है तो ये जो होता है ये विद्युत का कुचालक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ यहाँ पर चला जाएगा। विद्युत का कुचालक होता है, मतलब अगर यंत्रों में इसको पकड़कर कोई काम किया जाएगा तो उससे करंट नहीं आएगा, अगर सुचालक होगा तो करंट आ जाएगा उसमें, इसीलिए विद्युत का कुचालक होता है और इसीलिए इसका उपयोग विद्युत यंत्रों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में एलईडी और सीएफएल दोनों का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? एलईडी बेहतर क्योंकि सीएफएल विषैले पदार्थ हैं। एलईडी बेहतर अधिक अच्छा है क्योंकि सीएफएल विषैले पदार्थ हैं। दोनों ही एक समान अच्छे हैं, दोनों में से कोई अच्छा नहीं है क्योंकि दोनों में विषैले पदार्थ होते हैं। सीएफएल बेहतर है क्योंकि एलईडी में विषैले पदार्थ होते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। एलईडी जो होता है ये बेहतर अधिक अच्छा होता है क्योंकि सीएफएल में विषैले पदार्थ होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है का मुख्य कारण है। ग्रीन हाउस का प्रभाव का देखिए ऊपर एक क्वेश्चन आया था, मैंने वहाँ पर आपको अच्छे से समझाया था कि जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो बहुत सारा भाग तो पृथ्वी अवशोषित कर लेती है, लेकिन कुछ भाग ऐसा भी होता है जो वापस परावर्तित होकर जाता है। और अगर पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव मतलब वायुमंडलीय तापन ज़्यादा होगा तो वो जो सूर्य की किरणें होंगी वो वापस नहीं जा पाएंगी, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान ज़्यादा बढ़ेगा और उसी से होता है ग्रीन हाउस प्रभाव। तो यहाँ पर देखिए वायुमंडलीय तापन बढ़ रहा है का मुख्य कारण कौन सा है, तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि सबसे जो मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसी की मात्रा अगर बढ़ेगी तो हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा और इसी से ग्रीन हाउस प्रभाव होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है, हार्मोन एड्रेनलिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर के समंजन में शरीर की सहायता करता है, लंबाई नियंत्रण में सहायता करता है, शरीर के विद्युत अपघट्यों के संतुलन पर नियंत्रण रखने में सहायता करता है, रक्त शर्करा के स्तर के नियंत्रण में सहायता करता है। एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है उसी से संबंधित देखिए क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर के समंजस में शरीर की सहायता करता है। ये कौन सा आपका हार्मोन होता है? एड्रेनलिन तनाव के स्तर को समंजन करता है और शरीर की सहायता करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक बढ़ता है, परिवर्तित नहीं होता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, या घटता है। तो देखिए जब भी किसी द्रव का दाब बढ़ाया जाता है तो उसका क्वथनांक जो होता है वह बढ़ता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। याद रखिएगा गलनांक, क्वथनांक, हिमांक, वाष्पीकरण ये सभी चीज़ें आपको आनी चाहिए। सारी चीज़ें मैंने थ्योरी में पढ़ाई भी थी। मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होती है ग्लाइडिंग संधि, हिंज संधि, सैडल संधि या धुराग्र संधि। अंगूठे में कौन सी संधि उपस्थित होती है? यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सैंडल संधि मनुष्य के अंगूठे में उपस्थित होती है, जिसके कारण जो मनुष्य का अंगूठा होता है स्वतंत्रता से चारों तरफ गति कर सकता है। नेक्स्ट है, अधातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं, प्रकृति में उभयधर्मी होती हैं,
लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं या प्रकृति में अम्लीय होते हैं। तो अगर यहाँ पर बात की जाए अधातु ऑक्साइड जो होते हैं वो प्रकृति में अम्लीय होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है, एक डॉक्टर प्रति अम्लता का उपचार करने के लिए एक दवाई देता है। इस दवाई के मुख्य संघटक हैं MgCl2, CaCO3, Na2CO3 या AlOH का होल थ्राइस। तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पेट में अति अम्लता मतलब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण पेट में जलन होती है, दर्द होती है। तो इसके उपचार के लिए डॉक्टर कौन सा मुख्य संघटक देते हैं? तो इसका देखिए राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग यहाँ पर दवाई के रूप में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, तो देखिए पहले तो आप यहाँ पर जान लीजिए कि संवेग बराबर आपका सूत्र क्या होता है। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। लिखे दे रही हूँ मैं यहाँ पर, आपको कुछ फार्मूले भी आने चाहिए। देखिए संवेग बराबर होता है आपका द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान को हम यम से प्रदर्शित करते हैं और वेग हो जाता है आपका वी से। अब यहाँ पर देखिए गतिज ऊर्जा समान कह रहा है, वेग का तो हमारे यहाँ पर कोई वर्णन ही नहीं है। तो जब हम वेग को गतिज ऊर्जा में बदलेंगे तो गतिज ऊर्जा भी बराबर देखिए फार्मूला होता है कि गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। और यहाँ से जब हम वी निकाल लेंगे तो यहाँ पर आपका पूरा संवेग बराबर आ जाएगा √2km। यम आपका द्रव्यमान है। गतिज ऊर्जा जो है देखिए दोनों में समान यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, बस द्रव्यमान बस अलग है। तो जब हम दोनों का मतलब 5 ग्राम वाले का आपका हो जाएगा 2k × 5, तो यहाँ पर आ जाएगा √10k। और अगर 10 ग्राम वाले की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए 2k × 10, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 20k। अब आप ही लोग बताइए कौन सा बड़ा होगा? तो जिसका देखिए भार बड़ा है उसी का यहाँ पर संवेग बड़ा होगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भारी वस्तु में अधिक संवेग होगा। अगर ये फार्मूला आपके समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी। नेक्स्ट है देखिए, खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टिन से पुती होती है ना कि जस्ते से, क्योंकि जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है, जस्ते का गलनांक टिन से अधिक होता है, जस्ता टिन से कम क्रियाशील होता है या जस्ता टिन से महंगा होता है। तो देखिए खाने के जो डिब्बे होते हैं उनकी आंतरिक सतह पर टिन से पुताई की जाती है ना कि जस्ते से। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जस्ता जो होता है टिन से अधिक क्रियाशील होता है और इसीलिए जस्ते का प्रयोग वहाँ पर नहीं किया जाता बल्कि टिन का प्रयोग किया जाता है, ताकि जो उसके अंदर जो खाद्य पदार्थ भरा हो वो खराब ना हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्योंकि हरे पौधे केवल रात के समय श्वसन करते हैं। तो देखिए पौधे जो होते हैं दिन रात दोनों के समय श्वसन करते हैं, ये नहीं हम कहते कि केवल रात के समय, नहीं होगा आपका। हरे पौधे दिन के समय श्वसन करते हैं और रात के समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है सूर्य की उपस्थिति में होती है, ये भी आपका नहीं होगा। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। पौधे रात के समय श्वसन नहीं करते हैं। तो देखिए मैंने ऊपर ही आपको बता दिया कि श्वसन दिन हो या रात हो बराबर करेंगे, ये भी आपका नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है देखिए सूर्य की उपस्थिति में होती है, तो इसकी दर जो होती है मतलब प्रकाश संश्लेषण में जितनी ज़्यादा ये ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं श्वसन की दर में उतनी ज़्यादा लेते नहीं हैं। तो इसीलिए इनको माना जाता है कि दिन में ये ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा उत्सर्जित करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर वायु का बुलबुला खाली स्थान की तरह कार्य करता है। उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस सभी चीज़ मैंने आपको थ्योरी में अच्छे से पढ़ा दिया था। अब ये भी क्वेश्चन आया था, वहाँ पर मैंने बताया था पानी के अंदर जो वायु का बुलबुला होता है, राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पानी के अंदर की अगर देखिए बात की जाए तो वायु का जो बुलबुला होता है अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। और अगर यहाँ पर पानी के ऊपर की बात की जाए, याद रखिएगा, तो जो वायु का बुलबुला होगा वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। तो यहाँ पर अंदर की बात की जा रही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों को लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता है। हरित लवक की अनुपस्थिति, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति, हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति, केंद्रक की अनुपस्थिति। क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है कि पौधे की चालनी नालिका कोशिकाएं जो होती हैं और साथ ही में स्तनधारी की जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, इनमें एक विशेष समानता होती है। कौन सी समानता होती है वो? तो यहाँ पर देखिए इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों में ही केंद्रक की अनुपस्थिति होती है, दोनों में ही केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल को पानी में डालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अम्ल कांच के बर्तन को तोड़ सकता है, अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्मा छेपी होती है, अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्मा शोषी होती है,
अम्ल का पानी की ओर गहरा आकर्षण होता है। तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए उस अम्ल को पानी में डालने की इसलिए सलाह दी जाती है क्योंकि अम्ल को तनु बनाने की जो प्रक्रिया होती है बहुत अधिक ऊष्मा छेपी होती है, ऊष्मा शोषी नहीं होती, याद रखिएगा, ऊष्मा छेपी होती है, मतलब ऊष्मा मुक्त करती है। इसलिए सलाह दी जाती है कि बूंद बूंद करके इसको पानी में मिलाया जाए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, कोलायडी विलयन या जेल। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें किसी भी पदार्थ को अगर घोला जाए तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिसके बाद वो पदार्थ घुलना बंद हो जाएगा। मतलब क्या हुआ उसका कि वो विलयन संतृप्त हो चुका है, अब और अधिक पदार्थ को अपने आप में नहीं घोल सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? विलेयता पर देखिए कहा गया है बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब भी किसी विलयन को गर्म कर दिया जाएगा तो उसकी जो विलेयता होगी बढ़ेगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ यहाँ पर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औजारों में लोहे के फलक में बने वलय में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के वलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। गर्म करने पर वलय में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है? उसका आकार छोटा हो जाता है, उसका आकार बड़ा हो जाता है, उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसलिए गर्म किया जाता है जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है और उसको हत्थे में बिल्कुल फिट कर दिया जाता है और जैसे ही वो ठंडा होता है तो अपने आकार में फिर से स्वयं अपने आकार को ले लेता है और उसमें एकदम फिट बैठ जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? गाजर, मूली, आलू, सलजम। तो देखिए अगर जड़ की बात करें तो आलू जो होता है ये जड़ नहीं होता बल्कि एक प्रकार का तना होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ से देखिए आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही में जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।